शोर शराबे की Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-presented by HF Deluxe. नए इंडियन की डिलक्स बाइक. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे ट्रंप के स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी में, जिसके हेडमास्टर खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। इस स्कूल के सारे नियम कानून ट्रंप खुद तय करते हैं, यहां तक कि कौन क्या पहन कर आएगा ये भी वही तय करते हैं। रशिया और यूक्रेन पर बातचीत के दौरान भी व्हाइट हाउस में ट्रंप ने ऐसी ही एक कूटनीतिक क्लास लगा रखी थी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सहित यूरोप के बड़े बड़े देशों के प्रमुख किसी क्लासरूम में बैठे छात्रों की तरह नजर आ रहे थे। आज हम ट्रंप के इसी स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी को आपके लिए डिकोड करेंगे। ट्रंप की डिप्लोमेसी में बहुत शोर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच इस समय एक ऐसी डिप्लोमेसी चल रही है जो बिल्कुल शांत है, जिसके बारे में दुनिया को खबर नहीं है। ये ऐसी डिप्लोमेसी है जो कैमरे और मीडिया के फ्लैशलाइट से बहुत दूर है। इसलिए आज हम इस शांति वाली डिप्लोमेसी को भी आपके लिए डिकोड करेंगे। इसके बाद हम आपको पानी में डूबे हवाई जहाज दिखाने के लिए मुंबई लेकर चलेंगे। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, उद्योगपतियों की शान है, भारत की शान है। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे और क्रिकेटर्स मुंबई में रहते हैं। बड़े बड़े अरबपति लोग मुंबई में रहते हैं। बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का दफ्तर भी मुंबई में है। लेकिन आज वही मुंबई बारिश के सामने घुटने टेक कर खड़ी है। और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया और इंटरनेट हमारी भाषा को बदल रहा है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में हाल ही में 6000 से ज्यादा नए शब्द शामिल किए गए हैं और इनमें से काफी शब्द ऐसे हैं जो इंटरनेट और सोशल मीडिया की बातचीत से लिए गए हैं। सोचिए, जो शब्द किसी जमाने में मजाक लगा करते थे या किसी मीम का हिस्सा होते थे, वही शब्द आज हमारे शब्दकोश का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं ट्रंप के स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी में, जिसके हेडमास्टर खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। इस स्कूल में कौन क्या करेगा, क्या बोलेगा, यहां तक कि कौन क्या पहनकर आएगा, इसका फैसला भी ट्रंप खुद ही करते हैं। व्हाइट हाउस को कवर करने वाले ज्यादातर रिपोर्टर्स कहते हैं कि उन्होंने अपने करियर में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ इस प्रकार की मीटिंग कभी नहीं देखी, जैसी अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप के नेताओं के साथ हुई है, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी थे। तो आज हमने आपके लिए कुछ ऐसा बनाया है, ये तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं कि ट्रंप स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी कैसा स्कूल है, जिसके हेडमास्टर ऐसा लगता है कि वो खुद हैं। अब असली तस्वीरें देखिए, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के मशहूर ओवल ऑफिस में बैठे हुए हैं। उनके सामने 8 कुर्सियां लगी हुई हैं, जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सहित यूरोप के बड़े बड़े देशों के प्रमुख, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी क्लासरूम में बैठे छात्रों की तरह दिख रहे हैं। ये सभी लोग बड़ी गंभीरता से ट्रंप की बातें सुन रहे थे, पर किसी कूटनीतिक बैठक से ज्यादा ये एक स्कूल की क्लास लग रही थी और इसे आप ट्रंप स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। वर्ष 2000 में हिंदी में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम है मोहब्बतें। इसमें अमिताभ बच्चन ने एक स्कूल के प्रिंसिपल की भूमिका निभाई थी, आपको याद होगा। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन अपने स्कूल में परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन की बात करते थे। लेकिन ट्रंप के स्कूल में ना तो परंपरा है, ना प्रतिष्ठा है और ना ही कोई अनुशासन है। ट्रंप के स्कूल में है लाइट, कैमरा, एक्शन। ट्रंप अपने आप को एक हेडमास्टर समझते हैं और अपने साथ बैठे बाकी के राष्ट्राध्यक्षों को उनके पहले नाम से बुलाते हैं। जैसे इस बैठक में उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से कहा कि इमैनुअल, अब आप बोलिए। It would be right through that
right through here. Well, we saw the ball run at Stanley. That was. It's going to be. I'll tell you, but it's going to be fantastic, actually. Hey, Mr. President, would you like to say something? You have the media. If you want, you could come over and you could stand. You could use mine, or you could just turn around, whichever you feel comfortable with. Mark, as head of NATO, maybe you could say a few words, please. Yes, I will be very brief. Ursula, maybe on behalf of the Commission, you could say a couple of words. Mr. Chancellor from Germany, a very, very great leader. Mr. President, Please, Georgia, go ahead. Thank you very much. Emmanuel. Thank you very much, Emmanuel. Mr. Prime Minister. By the way, Alex, I'd like you to say a couple of words, too. You're a young, powerful man. Before I finish up, I want you to say a couple of words. Go ahead. This is a very important subject. We have to get it ended. And so that's all we ask for is fairness with the media. Thank you all very much. Appreciate it. Thank you very much. तो आप देख रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप एक हेडमास्टर की तरह बैठे हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, व्हाइट हाउस में जब ट्रंप यूरोपीय देशों के इन नेताओं को फोटो खिंचवाने के लिए ले जा रहे थे, तब भी ऐसा लगा जैसे कोई हेडमास्टर स्कूल के बच्चों को एक लाइन में बाहर लेकर जाता है। जरा इन तस्वीरों पर भी गौर कीजिए। और राष्ट्रपति ट्रंप एक आत्ममुग्ध हेडमास्टर की तरह इन नेताओं को अपनी टोपियों का कलेक्शन दिखा रहे हैं, अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं और शायद उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये सभी लोग राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ करेंगे और उनसे बहुत प्रभावित हो जाएंगे। यूरोप के नेताओं के साथ चल रही इस मुलाकात को रोककर राष्ट्रपति ट्रंप ने करीब 40 मिनट तक फोन पर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की, जिसके बाद दो बड़े फैसले हुए। पहला फैसला, पुतिन अगले 15 दिनों में ही ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अगले 15 दिनों में हो सकता है कि आपको रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच एक नई मुलाकात देखने को मिले। यह बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरा फैसला यह हुआ कि रशिया और यूरोप के बीच सीज फायर को लेकर अब भी मतभेद बने हुए हैं। यूरोप के नेता चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू होने से पहले ही यह सीज फायर होना चाहिए, यानी पहले युद्ध रुके और फिर बातचीत करेंगे। लेकिन रशिया ने कोई समझौता होने तक सीज फायर करने से इनकार कर दिया है। इस मुलाकात में रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर पर कोई फैसला नहीं हो पाया। तो देखिए, फोटो बहुत खींची, वीडियोस बहुत सारे बनाए गए, सारे मीडिया के सामने ये तस्वीरें खिंचाई गई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। अगर ये कहा जाए कि ये सब कुछ इतनी लंबी चौड़ी क्लास लगाने के बाद नतीजा क्या निकला, तो नतीजा ये है कि नतीजा कुछ नहीं निकला। यानी मुलाकात का नतीजा रहा जीरो। दुनिया के बड़े बड़े देश अपने मतलब के बिना किसी मुद्दे में कभी दखल नहीं देते। रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने जब इतने बड़े बड़े नेताओं को व्हाइट हाउस में बुलाया, जिसमें यूरोप के जो देश हैं उनके प्रधानमंत्री हैं, उनके राष्ट्रपति हैं, ज़ेलेंस्की खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वहां पर मौजूद हैं, जो बिल्कुल राष्ट्रपति ट्रंप के बगल में खड़े हैं। तो इस मुलाकात में अमेरिका और यूरोप के देशों ने यूक्रेन को बस एक गारंटी दी है, और वो है सुरक्षा की गारंटी। इन सारे देशों ने मिलकर कहा है कि यूक्रेन की सुरक्षा करने की गारंटी हम देते हैं और यूक्रेन की सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। हम यूक्रेन की रक्षा करेंगे, यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हालांकि हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के मन में कुछ और चल रहा हो, क्योंकि वो ज़ेलेंस्की से प्यार तो बहुत दिखा रहे हैं आज, लेकिन इससे पहले ही वो व्लादिमीर पुतिन से मिल चुके हैं और हो सकता है कि दोनों के बीच कोई सहमति बन गई हो और अचानक से दोनों की दोस्ती भी पक्की हो गई। अब यूरोप के इन देशों ने यूक्रेन को जो गारंटी दी है सुरक्षा की, ये गारंटी मुफ्त में नहीं मिलेगी। अब यूरोप के ये सारे देश अमेरिका से करीब 8 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदेंगे और यूक्रेन को अपनी रक्षा करने के लिए ये हथियार मुफ्त में दिए जाएंगे। यानी इसमें भी फायदा अमेरिका का ही है, क्योंकि ये सारे हथियार अमेरिका बेचेगा। 8 लाख करोड़ के हथियार अमेरिका के बेचे जाएंगे और यूरोप के देश इन हथियारों का पैसा देंगे। यूक्रेन रशिया से लड़ने के लिए अमेरिका से हथियार खरीदता है और अब शांति के लिए भी
ये हथियार खरीदे जाएंगे। यानी अमेरिका के लिए युद्ध एक व्यापार है और शांति स्थापित करना उससे भी बड़ा व्यापार। ये बात आज आप सबको भी समझनी होगी। यूक्रेन ने युद्ध लड़ने के लिए पश्चिमी देशों से और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से करीब 7 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया है। 7 लाख करोड़ रुपए उधार लिया है ये युद्ध लड़ने के लिए। अब रशिया और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए ही 8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी इस शांति की कीमत युद्ध से भी ज्यादा है और यह कीमत है जो आपकी स्क्रीन पर है। शायद आप इसे गिनते गिनते थक जाएंगे। 8 लाख करोड़ रुपए है इस शांति की कीमत। हालांकि युद्ध की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था, उद्योग और व्यापार को करीब 85 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अब असली नुकसान इससे भी ज्यादा हो सकता है। इस समय यूक्रेन की 20% जमीन पर रशिया का कब्जा है, जिसमें यूक्रेन के 33% मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ मौजूद हैं और इस भंडार की अनुमानित कीमत लगभग 26 लाख करोड़ रुपए है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो अमेरिका से एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम्स भी खरीदना चाहते हैं, जिससे यूक्रेन के खिलाफ रशिया के हवाई हमलों को रोका जा सके। यानी अगर किसी एक देश का फायदा ही फायदा हो रहा है, चाहे युद्ध हो या फिर युद्ध रुके, तो वो देश है अमेरिका, और जिसका सबसे ज्यादा फायदा होगा वो है स्वयं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। Зброї, американської зброї, якої немає у нас. Туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо поки тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. जब युद्ध चल रहा था तब राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन को हथियार दे रहे थे और अब वो युद्ध को रुकवाना चाहते हैं, और इसलिए अब शांति के लिए भी लाखों करोड़ रुपए के हथियारों की डील की जाएगी। यानी युद्ध हो या शांति, अमेरिका हमेशा ही फायदे में रहता है। रशिया के मीडिया ने राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत को बड़ा स्पष्ट और बहुत सकारात्मक बताया है, जिसमें पुतिन ने ट्रंप के शांति प्रयासों की तारीफ की है और अलास्का की मीटिंग के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया है। तो दो बहुत महत्वपूर्ण बैठक इस हफ्ते हो चुकी हैं। एक है राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच, और दूसरी है राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ उनकी जो पूरी टीम गई थी इस बार, जिसमें वो यूरोप के बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को अपने साथ लेकर गए थे। आपको याद होगा फरवरी 2025 में जब ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में पिछली मुलाकात हुई थी, तो उसमें दोनों के बीच बड़ी बहस हुई थी, जिसमें ये जो पूरी बैठक थी ये ज़ेलेंस्की के लिए बड़ी अपमानजनक रही थी, क्योंकि दोनों के बीच बड़ी बहस हुई और ये सारी बहस मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। आप सबने भी इसे देखा होगा, और इसी से सबक लेकर ज़ेलेंस्की ने इस बार वो गलतियां नहीं की जो उन्होंने पिछली बार की थी। पिछली बार वो थोड़ा ज्यादा स्पष्ट बोल रहे थे, थोड़ा ज्यादा साफ साफ बोल रहे थे, और वो समझ गए कि डोनाल्ड ट्रंप को साफ बातें अच्छी नहीं लगती, उन्हें सच नहीं सुनना। इसलिए ज़ेलेंस्की ने इस बार अपने 4.5 मिनट के भाषण में ही 11 बार ट्रंप को धन्यवाद दिया और ट्रंप को खुश कर दिया, और यूरोप के नेता भी इस मीटिंग में लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते रहे। पिछली बार राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मिलिट्री यूनिफॉर्म पर भी काफी विवाद हुआ था। इस बार व्हाइट हाउस ने उनसे अनुरोध किया कि इस बार आप अपने आर्मी वाले, मिलिट्री वाले कपड़े मत पहनकर आइएगा, इस बार आप सिविलियन कपड़े पहनकर आइए, और इसीलिए ज़ेलेंस्की ने इस बार काले रंग का ब्लेजर पहना था। इस बार थोड़े अलग दिख रहे थे वो। और ट्रंप से मीटिंग के दौरान जब सामने सारा मीडिया बैठा हुआ था, अलग अलग अखबारों और चैनल्स के रिपोर्टर्स थे, कैमरे लगे हुए थे, उस दौरान ज़ेलेंस्की का जो नया ड्रेस कोड है यह भी बड़ा चर्चा में रहा। व्हाइट हाउस के एक रिपोर्टर ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से कहा कि वो अपने इस नए सूट में बड़े अच्छे लग रहे हैं। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये वही रिपोर्टर है जिसने पिछली बार आपसे पूछा था कि आप सूट क्यों नहीं पहनते, और फिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। और ज़ेलेंस्की ने मजाक में इस रिपोर्टर से यह भी कहा कि आज मैं तो अपने कपड़े बदल कर आ गया, लेकिन आप अपना वही पुराना सूट पहनकर आए हैं। तो थोड़ा हंसी मजाक भी चलता रहा, और
कैसे आप देखिए कि मीडिया के सामने ये सारी बैठकें हो रही हैं एक सर्कस की तरह। अब देखिए ये दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई। President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah. Isn't that nice? That's the one that attacked you last time. See, now he's in. I remember that. I love that. You look wonderful. No, my first question for you, But President you Zelensky. are in the same suit. You see, I changed, you are not. Maybe yours is much better. ट्रंप के इस स्कूल का व्लादिमीर पुतिन के एक विशेष दूत ने भी मजाक उड़ाया है। उन्होंने ट्रंप और यूरोप के राष्ट्राध्यक्षों के मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उन्होंने लिखा, डैडी ट्रंप एंड ईयू लीडर्स, यानी डैडी ट्रंप के साथ यूरोप के नेता। इससे पहले नेटो के महासचिव भी ट्रंप को डैडी कहकर पुकार चुके हैं और इसे आप, अंग्रेजी का एक शब्द है डैडी डिप्लोमेसी, इसे आप वो भी कह सकते हैं जिसमें ट्रंप अपने आप को डिप्लोमेसी के बिग डैडी के तौर पर पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि वो सबसे बड़े हैं और वो सबसे शक्तिशाली हैं। डिप्लोमेसी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये रातों रात नहीं बदलती। हालांकि जब कोई नेता अपनी पर्सनैलिटी को अपने देश की विदेश नीति के साथ मिला देता है और उनके हर फैसले में अहंकार शामिल हो जाता है, तो उसमें फिर आपको डोनाल्ड ट्रंप की झलक दिखाई देने लगती है। और ट्रंप की इस बिग डैडी डिप्लोमेसी से अमेरिका को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की जो विदेश नीति इससे पहले रही है वो बड़ी कंसिस्टेंट रही है, बड़ी स्थायी रही है। देश की विदेश नीति जो होती है उसमें चाहे राष्ट्रपति कोई भी बने, सरकार में किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, लेकिन जो विदेश नीति होती है अभी तक अमेरिका की, वो बड़ी कंसिस्टेंट रही है, बड़ी स्थायी रही है, वो आसानी से बदलती नहीं। लेकिन इस बार जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से उनकी जो अपनी शख्सियत है, अपनी पर्सनैलिटी है, उनके जो अपनी पसंद और नापसंद है, उनके अपने जो दोस्त और दुश्मन है, उसकी छाप अमेरिका की विदेश नीति पर साफ दिखाई देती है। और अब अमेरिका की विदेश नीति, जो उनकी औपचारिक विदेश नीति रही है, वो कहीं पीछे छूट गई है और डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी मर्जी से, अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से उस विदेश नीति को मोड़ रहे हैं और इसका अमेरिका को बहुत नुकसान होने वाला है। आपने डोनाल्ड ट्रंप की शोर शराबे वाली ये कूटनीति देखी, जिसमें सर्कस थोड़ा ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है, मीडिया के कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं, सब कुछ मीडिया के लिए हो रहा है, सब कुछ अखबारों की हेडलाइंस के लिए हो रहा है और ये सारी बैठकें मीडिया के लिए खुली है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे हिस्से में एक शांत डिप्लोमेसी भी चल रही है, एक शांत कूटनीति की तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के विदेश मंत्री से मिले हैं, लेकिन ये जो शांत डिप्लोमेसी है, ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कूटनीति में आपको कोई भी शोर शराबा नजर नहीं आएगा और यह कूटनीति धीरे धीरे दुनिया की राजनीति को बदल रही है। यह हमने एक तस्वीर आपके लिए बनाकर रखी है, ये सांकेतिक तस्वीर है इन तीनों नेताओं की और यहां हम आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप जहां शोर शराबे वाली राजनीति कर रहे हैं, वहीं पर दुनिया के ये तीन शक्तिशाली नेता चुपचाप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। किसी को कानों कान खबर नहीं चल रही है कि इन तीनों के बीच क्या बातचीत हो रही है और ये बिल्कुल शांति वाली, एक साइलेंस वाली डिप्लोमेसी है। और कल हमने आपसे कहा था कि ये एक ट्रोइका है। आज अमेरिका को चुनौती देने के लिए भारत, रशिया और चीन मिलकर एक ट्रोइका बना रहे हैं। ये तस्वीर हमने आपको कल भी दिखाई थी और आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना होगा। ये भारत, चीन और रशिया का एक ट्रोइका बन रहा है, यानी ये एक ऐसा रथ है जिसे तीन घोड़े खींच रहे हैं और ये तीन घोड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। और इस ट्रोइका के पीछे अगर आप किसी को श्रेय देना चाहते हैं तो इसका श्रेय जाता है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि उन्होंने हाल के दिनों में जिस प्रकार के गैर जिम्मेदार फैसले लिए हैं
उसकी वजह से ये नया ट्रोइका अब बन चुका है। इस कूटनीति में सैकड़ों कैमरों से मीडिया कवरेज नहीं होती, लेकिन गंभीर मुद्दों पर बहुत गंभीर चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं। दोनों देशों के बीच, भारत और चीन के बीच नए समझौते हो रहे हैं। और जैसा हमने आपको बताया था, भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब वो कहते थे, वो अक्सर ये कहा करते थे, सार्वजनिक दिखावा करने की तुलना में शांत कूटनीति कहीं ज्यादा प्रभावी होती है। और भारत आज इसी कूटनीति को अपना रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली आकर मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं। और उन्होंने लिखा है कि विदेश मंत्री वांग यी से मिलकर बड़ी खुशी हुई। भारत और चीन के संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं और दोनों देश एक दूसरे के हितों का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन के तियानजिन शहर जा रहे हैं। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात होगी। और खास बात यह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने विदेश मंत्री को दिल्ली भेजा है, खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को इस बैठक के लिए आमंत्रित करने के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। और यह एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है कि भारत और चीन के जो संबंध हैं अब वो रीसेट हो रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी अब चीन जाने के लिए तैयार हो गए हैं और चीन के राष्ट्रपति ने अपने विदेश मंत्री को भारत भेजा है ताकि वो वहां जाकर निजी रूप से प्रधानमंत्री मोदी को चीन आने का न्योता दें। और इसीलिए हम बार बार आपको उस ट्रोइका की बात बता रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जो समिट होने वाला है ये कहां पर है। चीन की राजधानी बीजिंग से करीब 140 किलोमीटर दूर ये जगह है जहां पर यह समिट होगा। और ये उत्तरी चीन का एक बड़ा शहर है। यहां एक बहुत बड़ा बंदरगाह है और ये वहां का एक फाइनेंशियल सेंटर माना जाता है। 2022 में जब वांग यी भारत आए थे तब प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात नहीं की थी। इससे आप समझ सकते हैं कि दुनिया की राजनीति अब कितनी तेजी से बदल रही है, शक्ति संतुलन कितना तेजी से बदल रहा है। और ये सारे बदलाव हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। आज से सिर्फ 2 महीने पहले तक भारत और चीन के रिश्ते अच्छे होने की संभावना ना के बराबर थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आज भारत और चीन एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप दोनों देशों के साथ टैरिफ वॉर कर रहे हैं। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि भारत और चीन के रिश्ते सुधरें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अब ये भी संभव हो रहा है। और भारत और चीन के बीच जो कटुता कम हुई है, जो दोस्ती हो रही है, इसका श्रेय आप डोनाल्ड ट्रंप को दे सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो इसके लिए वो जरूर नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अपना दावा पेश कर सकते हैं। आज चीन के विदेश मंत्री ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से भी मुलाकात की है और दोनों नेताओं के बीच भारत और चीन की सीमा मुद्दे पर 24वें दौर की बातचीत हुई। इस बैठक में भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जाएंगे, यानी 7 साल के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी चीन जा रहे हैं। दूसरा, भारत और चीन के रिश्तों के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए यह खुशी मनाने का समय है। और तीसरा, सीमा पर शांति है और दोनों देशों के रिश्तों को अभी और ज्यादा मजबूत करना है। Since then, in the last about 9 months, there has been an upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. And we are most grateful to our leaders who, in Kazan, in October last, were able to set a new trend. And we have profited a lot since then. The new environment that has been created has helped us in moving ahead in the various areas that we were working on. I'm very hopeful that, like the last one, this 24th Special Representative level talks would be equally successful. Our Prime Minister will be visiting for the SCO summit shortly,
And therefore, I think that this SR level talks assume a very special importance. This is the 75th year of our diplomatic relations, and it's a time to celebrate. And we find that with this new energy and the new momentum, that it is this thing with your personal efforts and with the maturity and the sense of responsibility of our diplomatic teams and our missions in the countries, your ambassador here, and also our armies on the borders, we have been able to make it this thing. तो चीन, भारत और रशिया के इस ट्रोइका को समझिए। अभी थोड़े दिन पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल मॉस्को गए थे। वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की। अब चीन के विदेश मंत्री दिल्ली आते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं, और इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बैठक हुई थी सोमवार को, और इसके बाद एस जयशंकर अब मॉस्को पहुंच चुके हैं और अब वो मॉस्को में रशिया की सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं फुल स्क्रीन पर, आप देखिए, ये तस्वीर है भारत और चीन के विदेश मंत्री के बीच की हुई बातचीत की तस्वीर। और दोनों देशों के बीच ये जो बातचीत हुई है नई, इसमें कुछ बड़े फैसले हुए हैं। पहला, चीन भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई करेगा। इस समय हमारे देश में 93% रेयर अर्थ मिनरल्स चीन से ही आता है, इसलिए चीन इस मामले में अब हमारी मदद कर रहा है। दूसरा, चीन भारत को फर्टिलाइजर्स देगा। इस समय भारत अपना 30% फर्टिलाइजर चीन से खरीदता है, तो चीन अब भारत को फर्टिलाइजर्स भी देगा। और तीसरा, सुरंग खोदने वाली मशीनें भी अब चीन भारत को सप्लाई करेगा। तो चीन भारत को क्या क्या दे रहा है, यह आपने अभी यहां पर देखा। भारत और चीन के संबंधों में अब बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। दोनों देशों के रिश्तों में अब फिर से नजदीकियां बढ़ने लगी हैं, और यह बात सबसे ज्यादा अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आज चुभ रही होगी। चीन के विदेश मंत्री के भारत दौरे से यह साफ है कि चीन भी भारत के साथ अब अपने रिश्तों को सुधारना चाहता है, और आज डोनाल्ड ट्रंप की वजह से दुनिया में यह शक्ति संतुलन बदल रहा है। दुनिया पर अमेरिका का दबदबा कमजोर पड़ सकता है अगर यह ट्रोइका मजबूत हो गया। यूरोपीय देश महंगाई और कमजोर अर्थव्यवस्था जैसी समस्याओं से पहले ही परेशान है। एशिया में विशेष रूप से भारत और चीन अमेरिका को एक बड़ी चुनौती दे सकते हैं, और ट्रंप और पुतिन की बैठक के बाद रशिया को सुपर पावर के रूप में अब फिर से देखा जाने लगा है। और इस बदलती राजनीति में एक तरफ अमेरिका और उसके साथ यूरोपीय देश हैं, और दूसरी तरफ भारत, रशिया और चीन है, जिनकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने के लिए आज भारत, रशिया और चीन मिलकर ये ट्रोइका बना रहे हैं। और ट्रंप ने जब से टैरिफ वॉर शुरू किया है, उसके बाद से रशिया, भारत और चीन कैसे एकजुट हो रहे हैं, ये मैं आपको अभी दिखा चुका हूं। आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए इन तीनों देशों ने हाल ही में कई बड़े कदम उठाए हैं। चीन के विदेश मंत्री अभी भारत में हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रशिया में हैं। एस जयशंकर भारत और रशिया की एक बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, साइंस और टेक्नोलॉजी और आपसी सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये नई तस्वीरें आप देखिए। मॉस्को से ये नई तस्वीरें आई हैं, और कल हमने आपको हिटलर के बिग लाई की थ्योरी के बारे में बताया था। अब आपको लाते हैं वापस भारत की राजनीति में। बिग लाई थ्योरी क्या है, कैसे बार बार झूठ बोलकर किसी झूठ को सच बनाया जाता है। इसलिए अब हम आपको ऐसी दो खबरें बताएंगे जिससे आपको यह समझ में आएगा कि कैसे हमारे देश में चुनाव और चुनाव आयोग के खिलाफ एक नया नैरेटिव बन रहा है। सबसे पहले आप देखिए कैसे हमारे देश में जानबूझकर चुनाव में गड़बड़ी और वोट चोरी का झूठ फैलाया जा रहा है। आज एक बार फिर से बिहार में वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी के लिए एक बड़ा बुरा दिन है, क्योंकि आज वो एक्सपोज हो गए हैं। 18 अगस्त को कांग्रेस के मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के औरंगाबाद में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सामने रंजू देवी नाम की एक महिला ने
वोट चोरी होने का आरोप लगाया था। यह बताने की कोशिश की गई कि बिहार में चुनाव आयोग लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट रहा है और यह वो महिला है। लेकिन 24 घंटे के बाद ही आज रंजू देवी ने ही खुद इस मामले का पूरा सच लोगों को बता दिया। उन्होंने कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है और उन्होंने किसी दूसरे के कहने पर राहुल गांधी के सामने वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने की बात कही थी। रंजू देवी का पहला बयान सुनिए जो उन्होंने राहुल गांधी के सामने दिया। राहुल गांधी उनके इस बयान को सुनकर खुश हो गए। पूरी दुनिया में इस बयान को फैला दिया गया और कहा गया कि देखिए बिहार में कैसे आम जनता का वोट काटा जा रहा है। पहले आप पहला बयान देखिए और फिर दूसरा बयान देखिए और सोचिए कि हमारे देश में कितना बड़ा दुष्प्रचार चल रहा है। देखिए, हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। आपने कितनी बार वोट दिया है? मतलब कितने चुनाव में आपने वोट दिया है? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। हमारा वार्ड जो है और पंच है वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है। चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसे कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपने नाम अपना पाया? हाँ। और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। आप संतुष्ट है ना अभी? हाँ, हम संतुष्ट। आप देख लिए, आप संतुष्ट हो गए? यहाँ पर सभी परिवार के सदस्य का नाम इसमें जुड़ा हुआ है। हाँ। तो यहाँ आपने देखा एक महिला जो बिहार की वोटर है, पहले वो राहुल गांधी से मिलती है, उसे बहकाया जाता है, उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया जाता है। राहुल गांधी अपने पैर हिलाते हिलाते बड़ी खुशी से उनकी बात सुन रहे हैं क्योंकि वो वही सुनना चाहते हैं जो ये महिला कह रही है। उसके बाद इस महिला के बयान को सब जगह फैला दिया जाता है। अब जब उस महिला को ये पता चला कि राहुल गांधी ने उसका इस्तेमाल कर लिया है राजनीतिक रूप से, तो वो महिला अब बाहर आई और उसने सच पूरी दुनिया को बता दिया। अब हमारी चुनौती, हमारे देश के तमाम जितने भी फैक्ट चेकर्स हैं, जो फैक्ट्स को चेक करते हैं, अपने आप को फैक्ट चेक करने वाले लोग बताते हैं, इस देश के तमाम पत्रकार जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन सामने बैठे थे और लगातार वो सारे सवाल पूछ रहे थे जो विपक्षी दल पूछना चाहते थे, आज उन सबको हमारी ये चुनौती है कि इस महिला का फैक्ट चेक करें, इसने जो 2 बयान दिए हैं उसका फैक्ट चेक करें और पूरी दुनिया को ये बताएं कि इसमें सच्चाई क्या है। ये हमारी चुनौती है और देश के लोगों से भी हम ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत सारे फैक्ट चेकर्स को देखते होंगे, बहुत सारे पत्रकारों को आप देखते होंगे जो आपसे ये कहते हैं कि हम आपके सामने सच्चाई रखते हैं। आज उनको ये चुनौती है कि राहुल गांधी के सामने ये जो पूरा नाटक चल रहा है, अब जब ये पूरा एक्सपोज हो चुका है, तो क्या हमारे देश के फैक्ट चेकर्स इसे फैक्ट चेक करके देश की जनता तक पहुंचाएंगे? ये बड़ी चुनौती है। लेकिन इस बीच आप देखिए कि क्या हो और बहुत सारी कौन सी बातें हो रही हैं। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनके परिवार को अब सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है। कब से? जब से रविवार को उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जब से उन्होंने राहुल गांधी को यह कहा है कि या तो वो हलफनामा पेश करके सारे सबूत चुनाव आयोग को दें और या फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगें, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। उस दिन से ही ज्ञानेश कुमार और उनके परिवार को सोशल मीडिया पर कैसे ट्रोल किया जा रहा है, आज उसके कुछ नमूने मैं आपको दिखा रहा हूं। सोशल मीडिया पर अलग अलग अकाउंट से एक जैसे पोस्ट किए जा रहे हैं, जिन सब में ज्ञानेश कुमार के परिवार के बारे में आप देख लीजिए, इन सब में कुछ समानता है। किसी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट ड्राफ्ट किया है और इन सारे लोगों को भेज दिया है और ये सारे लोग उसी एक ही चीज को लगातार पोस्ट कर रहे हैं।
जिसमें वो ज्ञानेश कुमार के परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी बेटी कहाँ कार्यरत हैं उनके बारे में, उनके दामाद कहाँ काम करते हैं उसके बारे में, उनकी दूसरी बेटी क्या करती हैं, उनके दूसरे दामाद कहाँ पर सरकारी नौकरी करते हैं, इस सब के बारे में जानकारियाँ सोशल मीडिया पर पेश की जा रही हैं, रखी जा रही हैं और एक प्रकार का दुष्प्रचार उनके परिवार के खिलाफ किया जा रहा है। अब हमारा सवाल ये है कि ज्ञानेश कुमार इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव आयोग की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और वो इस संस्थान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो लोगों के सामने आते हैं, राहुल गांधी को चुनौती देते हैं, लेकिन राहुल गांधी के जो समर्थक हैं, विपक्षी पार्टियों के जो आईटी सेल हैं, वो उनके साथ क्या करते हैं, वो मेरिट पर बात नहीं कर रहे, वो उनके परिवार को बीच में घसीट रहे हैं। और ये बहुत ही अनैतिक बात है कि एक सरकारी अधिकारी, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, उसके परिवार को आप घसीट लें इस पूरे विवाद में। इससे बुरा और कुछ हो नहीं सकता। इसलिए जब आप सोशल मीडिया पर ये सब चीजें देखते हैं तो इन पर विश्वास मत कर लीजिए। हमेशा अपनी कॉमन सेंस लगाइए और सोचिए कि सारी एक जैसी जो पोस्ट की जा रही है किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए, उसके परिवार को इस विवाद में घसीटने के लिए, उनकी बेटी को इस विवाद में घसीटने के लिए, तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रणनीति है। और यह रणनीति बनाई जाती है आईटी सेल द्वारा, ताकि इस तरह के जो अफसर हैं, इस तरह के जो लोग हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, ये दबाव में आ जाएं। किसी ना किसी दबाव में तो आएंगे। कल राहुल गांधी ने धमकी दी थी कि हमारी सरकार आने दीजिए और फिर देखिए हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। आज उनके परिवार को घसीट लिया गया। मंशा सिर्फ एक है कि ये डर जाएं, इनका मनोबल टूट जाए और इन्हें एक बार को ऐसा लगे कि अगर मैं और आगे बढ़ा तो शायद मेरे परिवार को इसका नुकसान हो जाएगा या भविष्य में हो सकता है मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाए। अगर इस देश का हर सरकारी अधिकारी ऐसे ही डरता चला गया, उसके ऊपर ऐसे ही दबाव डाला जाता चला गया, तो आप सोचिए आगे चलकर क्या होगा। यह बहुत खतरनाक ट्रेंड है जो हमारे विपक्षी दलों ने अभी शुरू किया है। एक तरफ राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, उनका चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव कराने वाली संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2029 में लोकसभा चुनावों के बाद इस देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने वाले हैं। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को कि आज आप लोगों के नवादा जिला में आकर के आप लोगों के सामने को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और पूरा नवादा एकजुट है। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो तेजस्वी यादव ने तो अभी से ऐलान कर दिया है कि 2029 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें राहुल गांधी जीतेंगे, बीजेपी हार जाएगी और राहुल गांधी ही इस देश के अगले प्रधानमंत्री हैं। बहुत दूर की कौड़ी उन्होंने खेली है। शायद राहुल गांधी को खुश करने की पूरी कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि इस देश की जनता तय करेगी कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा और उस चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी। अब आपको बताते हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति की दौड़ के बारे में। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ अब विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। इसलिए इन दोनों उम्मीदवारों के बारे में आपको आज जानकारी होनी चाहिए और इसलिए हम इनके राजनीतिक और प्रोफेशनल करियर पर आपके लिए एक नजर डालते हैं ताकि आप दोनों को समझ सकें। तमिलनाडु के 68 वर्ष के सीपी राधाकृष्णन ओबीसी समुदाय से आते हैं। लगभग 40 साल से वो सार्वजनिक जीवन में हैं। कोयंबटूर से 2 बार बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। वर्ष 2004 से 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, इसलिए आरएसएस से आते हैं। 1974 में जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे। बीजेपी और आरएसएस के बहुत ही अनुशासित काडर हैं और राधाकृष्णन की गिनती
दक्षिण भारत के बड़े बीजेपी नेताओं में से होती है। वो हमेशा विवादों से दूर रहे हैं और उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो सभी को साथ लेकर चलते हैं। अब देखिए, सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने आंध्र प्रदेश के बी सुदर्शन रेड्डी को उतारा है, जो जनरल कैटेगरी के हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं। 79 वर्ष उनकी उम्र है, 79 ईयर्स। इन्होंने बीए और एलएलबी की डिग्रियां ली हैं। 79 वर्ष के बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। बी सुदर्शन रेड्डी लोकायुक्त रह चुके हैं इससे पहले और गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर भी ये रह चुके हैं। तो इन दोनों का एक बायोडेटा छोटा सा मैंने आपको दे दिया। अब देखिए कि इंडिया गठबंधन ने जो उम्मीदवार उतारा है वो उनके पुराने बयानों से और विचारधाराओं से कितना अलग है। तो सुदर्शन रेड्डी के बारे में कुछ बातें आज हम आपको बताना चाहते हैं। वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस को राज्यसभा भेजने पर, जिनका नाम है, उन्हें जब राज्यसभा भेजा गया जस्टिस गोगोई को, तब विपक्ष ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए थे। अब वही विपक्षी दल खुद ही एक पूर्व न्यायाधीश को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बना रहे हैं। तो इस बात को आपको याद रखना चाहिए कि मोदी सरकार ने जब जस्टिस गोगोई को राज्यसभा में भेजा था, उस समय विपक्ष ने बहुत आरोप लगाया कि न्यायिक व्यवस्था अब निष्पक्ष नहीं रही और ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप याद कीजिए, जब रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे जो सुप्रीम कोर्ट के, जब उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया तब उन पर कितने आरोप विपक्षी दलों ने लगाए थे और कहा था कि जस्टिस रंजन गोगोई सरकार के साथ मिल गए हैं। उन्होंने सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहते हुए बहुत सारे फैसले दिए हैं और अब राज्यसभा का सदस्य बनाकर उन्हें इनाम दिया जा रहा है। राम मंदिर पर जो फैसला आया था वो भी जस्टिस रंजन गोगोई ने ही दिया था और तब कहा गया था कि ये उन्हें जो पद दिया जा रहा है ये इनाम के तौर पर दिया जा रहा है। आज हम ये पूछना चाहते हैं कि जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति का जो उम्मीदवार बनाया गया है, ये उन्हें किस चीज का इनाम दिया जा रहा है। अब वही विपक्षी दल जिन्हें रंजन गोगोई निष्पक्ष नहीं दिख रहे थे, अब वो बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में क्या कहेंगे? क्या अब हम ये मान लें कि जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने भी सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए, हाई कोर्ट में रहते हुए कांग्रेस के पक्ष में और विपक्षी दलों के पक्ष में फैसले सुनाए थे, इसलिए उन्हें इसका इनाम दिया जा रहा है? तो पहली बात तो ये है। दूसरा, वर्ष 2011 के एक फैसले में जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने सलवा जुडूम को खारिज कर दिया था, जो छत्तीसगढ़ सरकार का एक महत्वपूर्ण नक्सल विरोधी अभियान था। इससे क्या संदेश गया? इससे संदेश यह गया कि जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने नक्सलियों के खिलाफ भारत सरकार का जो अभियान चल रहा था उसे रोकने की कोशिश की, नक्सलियों को बचाने की कोशिश की और ये जो पूरा फैसला था ये नक्सलियों के पक्ष में था। वर्ष 2013 में बी सुदर्शन रेड्डी को गोवा का पहला लोकायुक्त बनाने पर कांग्रेस ने काला झंडा दिखाकर उनका विरोध किया था और उन्हें तब उस जमाने में उन पर आरोप लगाया था कि ये बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी के यस मैन हैं, तब ये कहा गया था। और बी सुदर्शन रेड्डी उन 25 लोगों में भी शामिल थे जिन्होंने वर्ष 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक याचिका देकर इजराइल को हथियार बेचने पर पाबंदी लगाने की मांग की थी। उन्होंने इजराइल के साथ भारत के रणनीतिक संबंध और राष्ट्रीय हितों को कमजोर करने की कोशिश तब उस समय की थी कि इजराइल और भारत के बीच में जो हथियार का सौदा हो रहा है उसे नहीं होना चाहिए, ये तब उन्होंने कहा था। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं और इसमें वोटिंग सीक्रेट तरीके से होती है। अब समझिए कि उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग में एनडीए और इंडिया गठबंधन के पास कितना समर्थन मौजूद है। नंबर गेम क्या है? लोकसभा में एनडीए के पास 293 वोट हैं, जबकि इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टियों को मिलाकर 249 वोट हैं।
राज्यसभा में एनडीए के पास 130 वोटों का समर्थन है और यहां इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टियों के पास सिर्फ 110 वोट है। ये इक्वेशन आप पूरी देख लीजिए। दोनों सदनों को मिलाकर 782 वोट हैं और जीत का आंकड़ा है 392, जबकि एनडीए के पास इससे 31 वोट ज्यादा है। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर लगभग 30 सदस्य ऐसे हैं जो बैठते तो विपक्ष के साथ हैं, लेकिन वो एनडीए या इंडिया गठबंधन किसी के साथ नहीं है, जैसे बीजू जनता दल है, वाईएसआर कांग्रेस है और बीआरएस है। और ये राजनीतिक दल अब मुद्दों के हिसाब से अपने वोट डालते हैं, इसलिए ये देखना होगा कि वो इस चुनाव में कहां वोट डालेंगे। लेकिन नंबर गेम को अगर आप देखें तो इस समय एनडीए गठबंधन जो है वो बहुत आराम से अपने उम्मीदवार को जिताने की स्थिति में है। एक और सवाल यह है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसका साथ देंगे? क्या वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ इसलिए वोट दे देंगे क्योंकि वो आंध्र प्रदेश से आते हैं, या फिर वो एनडीए के उम्मीदवार का साथ देंगे? तो इसका जवाब ये है कि राज्य से देश बड़ा होता है और ये बात चंद्रबाबू नायडू अच्छी तरह से जानते हैं और इसलिए हम आज ये कहेंगे कि सीपी राधाकृष्णन के जो चांसेस हैं उपराष्ट्रपति बनने के वो काफी ज्यादा हैं और एनडीए के पास उसके लिए पर्याप्त नंबर्स हैं। अब आज का विश्लेषण एक भविष्यवाणी से शुरू करते हैं और वो भविष्यवाणी ये है कि अगले साल मानसून की बारिश में मुंबई फिर से डूब सकती है। मुंबई के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही होगी। आप भी ये भविष्यवाणी कर सकते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हर साल यही होता है और मुंबई में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से आज सभी सरकारी ऑफिस बंद रहे। प्राइवेट कंपनियों से भी अपील की गई कि वो अपने कर्मचारियों को दफ्तर ना बुलाएं, वर्क फ्रॉम होम करने दें। और बारिश की वजह से बड़ी संख्या में हवाई उड़ान जो हैं फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। रेल पटरियों पर पानी जमा होने से लोकल ट्रेनें या तो बंद हैं या देरी से चल रही हैं और मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। आज से 20 साल पहले वर्ष 2005 में भी 26 जुलाई को मुंबई ऐसे ही डूब गई थी, आप सबको याद होगा। उस समय मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन 20 साल बाद भी हालात वैसे ही है। मुंबई में बारिश की आज की कुछ तस्वीरें देखिए और शुक्र मनाइए कि आप मुंबई में नहीं रहते। मुंबई में बड़े बड़े फिल्म स्टार्स रहते हैं। दुनिया की 3000 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के मुंबई में दफ्तर हैं। देश के दोनों स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी का ऑफिस मुंबई में है। भारत से सबसे ज्यादा अरबपति लोग मुंबई में रहते हैं। दुनिया में अरबपतियों के शहरों के मामले में मुंबई का 6ठा स्थान है। मुंबई में करीब 67 अरबपति रहते हैं, जिनकी कुल संपत्ति करीब 30 लाख करोड़ रुपए है। मुंबई की नगर पालिका बीएमसी का सालाना बजट 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। देश के 9 राज्यों का बजट बीएमसी के बजट से कम है। इसके बावजूद मुंबई में हालात सुधर नहीं रहे। हर साल मुंबई में बारिश की वजह से लगभग 1400 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम इस समय भी ब्रिटिश काल का ही है जो चला आ रहा है और ये करीब 140 साल पुराना है। हालांकि समय समय पर इस ड्रेनेज सिस्टम को बदला गया है, लेकिन अभी भी पूरे मुंबई में ये ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से बदला नहीं जा सका है, इसलिए इसकी जड़ में पुराना ड्रेनेज सिस्टम है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और स्पेस के सुपरस्टार शुभांशु शुक्ला के बीच क्या बातचीत हुई। हम जानते हैं कल हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, लेकिन आज हम आपको दोनों के बीच हुई बहुत ही दिलचस्प बातचीत दिखाने वाले हैं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। साहब, वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है ना, चलिए।
इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। इसमें है फौलादी ताकत। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता। इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। आज सबसे पहले आपसे एक सवाल है कि आपने किसी भी विपक्षी नेता को, राहुल गांधी को, देश की किसी उपलब्धि पर जश्न मनाते हुए, खुश होते हुए, ताली बजाते हुए कब देखा था? बड़ा प्रश्न यह है कि ऐसा लगता है कि हमारे देश के विपक्षी नेता भारत की किसी भी उपलब्धि को सेलिब्रेट करना भूल गए हैं। हमारे देश के विपक्षी नेता नाराज हैं और दुखी हैं कि उन्हें हमारे देश की उपलब्धियों पर बिल्कुल खुशी होती ही नहीं है। पिछले 2 दिनों से लोकसभा में शुभांशु शुक्ला के सफल अंतरिक्ष मिशन पर हंगामे की वजह से चर्चा नहीं हो पा रही। शुभांशु शुक्ला वापस लौटे हैं इतनी बड़ी उपलब्धि के साथ। उनकी ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, पूरी दुनिया ने देखी हैं, लेकिन हमारे देश के संसद के पास इतना समय नहीं, ये मौका नहीं कि वो शुभांशु शुक्ला की इस सफलता को सेलिब्रेट कर सके। आज हमारे देश के विपक्षी नेताओं को क्या शुभांशु शुक्ला की उपलब्धियों पर गर्व नहीं है? उनके लिए शुभांशु शुक्ला से ज्यादा जरूरी है उनकी सियासत। आज दुनिया भर में भारत के स्पेस मिशन की सफलता पर चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे देश में विपक्ष को यह सफलता अच्छी नहीं लग रही। पूरे देश में तो गर्व और उत्साह का माहौल है, लेकिन हमारे विपक्षी नेता नहीं ऐसा चाहते। आज हजारों युवा एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते हैं। भारत की कोई उपलब्धि अब विपक्ष को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की है और जिस समय संसद में शुभांशु शुक्ला के बारे में चर्चा होनी थी, उनकी उपलब्धियों के बारे में बात होनी थी, वो तस्वीरें मैंने आपको अभी दिखाई कैसे संसद में उस समय हंगामा होता रहा। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी और शुभांशु शुक्ला की बातचीत के ये अंश। मैंने काफी सारी चीजें सर मिशन उसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। तो मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, स्पेशली सर क्योंकि जिस तरह का कमिटमेंट हमारी गवर्नमेंट आपके द्वारा जो है स्पेस प्रोग्राम को सस्टेन्ड बजट एवरी ईयर इन स्पाइट ऑफ फेलियर्स, जैसे कि चंद्रयान 2 सर सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बाद भी हमने कहा कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ। ऐसे ही फेलियर होने के बाद भी अगर इतना सपोर्ट मिल रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है तो कहीं ना कहीं सर हमारी इस समय क्षमता भी है और इस समय पोजीशन भी है, तो हम यहाँ पे एक लीडरशिप रोल एक्वायर कर सकते हैं सर। और एक बहुत बड़ा एक टूल होगा अगर एक ऐसा स्पेस स्टेशन जो लेड बाय भारत बट बाकी लोग आके उसका हिस्सा बने। मैंने सुनी सर आपने जो आत्मनिर्भरता इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग वाली आपने बात की थी सर, तो ये सारी चीजें एक ही तरह से जुड़ी हुई है। जो विजन आपने जो अभी दिया है हमें ये गगनयान का और बैस का और फिर मून लैंडिंग का सर, बहुत बड़ा ड्रीम है सर। हम अगर आत्मनिर्भर बन के करेंगे तो अच्छा करेंगे। बिल्कुल सर। मैंने जो आपको होमवर्क कहा था तो उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है? बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है सर। और लोग काफी हंसे थे मेरे साथ उस मीटिंग के बाद। उन्होंने मुझे चढ़ाया भी था कि आपके प्रधानमंत्री ने आपको होमवर्क दिया है। दिया तो है और बहुत जरूरी है सर। हमें इस बात का आभास था, मैं गया ही इसलिए था। मिशन तो एक
और सक्सेसफुल हुआ है सर, हम लोग वापस आ गए हैं, लेकिन ये मिशन अंत नहीं है, मिशन तो शुरुआत है। तो अरे तो मैंने उसी दिन भी कहा, आपने उस दिन बोला था सर, हमारा पहला कदम है, पहला कदम है सर। तो इस पहले कदम का मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि हम कितना कुछ इससे सीख के हम वापस ला सकते हैं सर। लेकिन सबसे बड़ा काम होगा हमारे सामने, एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट का पूल होना चाहिए हमारे पास सर। हमारे सामने 40-50 लोग सर रेडी इस प्रकार का सर। अब तक तो शायद बहुत कम बच्चों के मन में होता होगा, हाँ यार ये कुछ अच्छा है, लेकिन अब आपके आने के बाद शायद वो विश्वास भी बहुत बढ़ेगा, आकर्षण भी बढ़ेगा। सर जब मैं छोटा था, राकेश शर्मा सर पहली बार गए थे 1984 में, पर एस्ट्रोनॉट बनने का सपना कभी मेरे मन में नहीं आया, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं था, कुछ भी नहीं था सर। बट मैं जब इस बार गया सर स्टेशन में, तो 3 बार मैंने बच्चों से बात की, और तीनों इवेंट में सर एक बच्चा था हर इवेंट में जिसने पूछा कि सर मैं कैसे एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सफलता है सर, कि आज के भारत में वो उसको सपने देखने की जरूरत नहीं है, उसको मालूम है कि ये पॉसिबल है, हमारे पास ऑप्शन है और हम बन सकते हैं। और आज हम आपको एक सुझाव देना चाहेंगे कि अगर आपके घर में युवा हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप उन्हें शुभांशु शुक्ला और प्रधानमंत्री मोदी की ये पूरी बातचीत ज़रूर सुनवाइए। ये पूरी बातचीत लगभग 8-9 मिनट की ये बातचीत है, जिसमें से हमने पूरा अंश तो आपको नहीं दिखाया, पूरा 9 मिनट का, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो अंश हैं वो हमने आपको दिखाए हैं। लेकिन आपको ये पूरी बातचीत इन दोनों के बीच में जो हुई है, ये अपने बच्चों को दिखानी चाहिए, अपने घर के जो युवा हैं उन्हें दिखानी चाहिए, ताकि वो इस बातचीत से प्रेरणा ले सके। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको डीकोड जिंदगी में दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। साहब, वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है ना, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं, हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। इसमें है फौलादी ताकत। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता। इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला, जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डीकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और परिवार में अगर आप छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाएंगे तो आपका बड़ा परिवार छोटा होता जाएगा। नमस्कार।
सब आ गए? हाँ दादाजी। सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH